All are present. So first of all, in day 33 वर्कशीट क्या हुआ है, डे 33 की जो वर्कशीट है उसके जो आंसर कीज हैं डे 34 के रेफर करना. ओके. सिकल सेल एनीमिया इज कंट्रोल्ड बाय डे 33 में. सिकल सेल एनीमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील दैट इज HbA HbS और HbS रहा तो सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं. सो सिकल सेल एनीमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील बोल सकते हैं. सिकल सेल एनीमिया इज कंट्रोल्ड बाय क्वेश्चन नंबर 1 HbS हो गया ना. ये पेयर ऑफ अलील है. यस. डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम आर ड्यू टू क्वेश्चन नंबर 2. डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है देखिए. बी ऑप्शन लेंगे. डाउन सिंड्रोम में ट्राइजोमी होगा. टर्नर सिंड्रोम इज मोनोजोमी केस. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिए हम. सेकेंड ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 3. मैच द फॉलोइंग है. मोनोप्लॉइड. मोनोप्लॉइड मतलब जस्ट एन, सिंगल एन is monoploid. N is monoploid, that is haploid. Monoploid. ठीक है. और मोनोजोमी क्या होता है. 2n माइनस 1. ये मोनोजोमी होता है. ठीक है. आगे तो मालूम है आपको. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लेना है सी. क्वेश्चन नंबर 4. न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम नंबर. न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम नंबर विच इज नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड जीनोम. मतलब जस्ट क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहा है, डबल नहीं हो रहे जीनोम. देन इट इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी मीन्स जस्ट न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम नंबर. एंड व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी. चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है. वेदर इट इज ड्यू टू अबनॉर्मल स्पर्म और अबनॉर्मल ओवा. एनीवन. कल ही बताया मैं. डाउन सिंड्रोम मे बी ड्यू टू अबनॉर्मल स्पर्म, मे बी ड्यू टू अबनॉर्मल ओवा. राइट. तो यहां पे हम लेंगे आइदर ए और बी. तो ये डे 33 का चल रहा है देखिए. और क्वेश्चन नंबर 6. इन अल्बिनिज्म द एब्सेंस ऑफ विच पिगमेंट मेक द स्किन एंड हेयर लाइट कलर्ड. स्किन भी और हेयर भी लाइट कलर हो जाते हैं, मेलानिन की वजह से होता है. मेलानिन इज द पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन पिगमेंटेशन एंड हेयर पिगमेंटेशन. Gene for color blindness in human are carried by. Gene for color blindness are carried by father और mother. दोनों भी कैरी कर सकते हैं. कैरियर नहीं पूछा उन्हें, कैरीड पूछा है. क्वेश्चन नंबर 8. क्रिसमस डिसीज किसको बोलेंगे. हीमोफीलिया को बोल रहे हैं हम क्रिसमस डिसीज. Question number 9. Phenylketonuria is a genetic disorder caused by the defect in metabolism of phenylalanine into tyrosine. And what is phenylalanine? Amino acid.
दैट मीन्स PKU का मतलब है द पेशेंट इज हैविंग डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। सी ऑप्शन अमाइनो एसिड लेंगे। अमाइनो एसिड मेटाबोलाइज नहीं हो रहा। फिनाइल कीटोनूरिया डिसीज में कौन सा अमाइनो एसिड मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है? फिनाइल एलानाइन मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्राइडू कैट सिंड्रोम इज कॉज बाय लॉस ऑफ शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म? शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम, इसलिए बी ऑप्शन ले लिया इसके। ओके, ये हो गया देखिए डे 33। अब डे 34 में भी बहुत सारे डाउट आए, इसलिए डे 34 भी कर लेंगे। डे 34 पेडिग्री के क्वेश्चंस थे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज इनकरेक्ट मैच? देखिए यहां पर अगर ऐसा सिंबल रहेगा तो कंसेंजीनियस मैरिज बोलते हैं। रोम्बस मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड, सो दैट मीन थर्ड तो रॉन्ग ही है एंड फोर्थ इज आल्सो रॉन्ग। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर आना चाहिए सी और डी। सी और डी दोनों भी इनकरेक्ट मैच हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन टू? ये जरा सोचने का है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके सोचूं, मेल को यहां पर कैरियर बताया गया है, मेल को कैरियर बताया है, और मेल को कैरियर बता के यहां पे क्या बता रहा है? डॉटर कैरियर, डॉटर अफेक्टेड। ठीक है, ऐसा बताया है फर्स्ट ऑप्शन में। ये पॉसिबल है या नहीं है? दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं इसको मेल को कैरियर समझ रहा हूं, चलिए विथ रेस्पेक्ट टू ऑटोसोम कैरियर है समझ लो। सेक्स क्रोमोसोम में तो कैरियर हो ही नहीं सकता ना मेल। मेल कैन नॉट बी कैरियर इन एक्स क्रोमोसोम एंड ही कैन बी कैरियर फॉर ऑटोसोम। दैट मीन्स कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है ये। ठीक है, अगर ये स्मॉल ए आ गया तो यहां पे क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, और ये क्या हो रहा है? कैपिटल ए स्मॉल ए। हाँ, यहां पर कैरियर, अच्छा अनअफेक्टेड बोल तो क्या लेना चाहिए? कैपिटल ए लेना। अनअफेक्टेड बोल तो कैपिटल ए लेना चाहिए। कैरियर बोल तो कैपिटल ए लिया मैं, तो यहां पे क्या आने वाला है? कैपिटल ए। इनके चाइल्ड क्या क्या हो सकते हैं जरा देखिए क्रॉस करके। इनके चिल्ड्रन हो सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए। अफेक्टेड तो हो ही नहीं सकता। अफेक्टेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट ऑप्शन तो 100% रॉन्ग है, नहीं आ सकता है वो। आपको करेक्ट मैच ढूंढना है बोल रहा हूं। अब दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेल अफेक्टेड बताया है, मेल अफेक्टेड बताया है, फीमेल नॉर्मल, मेल अफेक्टेड बताया। मेल टू मेल ट्रांसमिशन हो सकता है क्या? मेल टू मेल ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। बी ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्या? यस, सी ऑप्शन क्या बोलते हैं आप? अगर फादर से डिजीज सिर्फ और सिर्फ डॉटर को जा रही है, सन नॉर्मल है, ठीक है, तो ये कौन सा पेडिग्री है ये बोलो मेरे को ऐसा पॉसिबल है या नहीं है ये बोलिए बस। पॉसिबल है, ये एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट में पॉसिबल है। एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट में पॉसिबल है नहीं। If father is affected, all daughters are affected in X-linked dominant.
मान लीजिए ये फादर एक्स कैपिटल ए है, एक्स लिंक डोमिनेंट है ये, और मदर बिल्कुल नॉर्मल है, तो यहां पे डॉटर को फादर से कैपिटल ए आ जाएगा, डिसीज हो जाएगी। ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट पॉसिबल है, ये बी भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 में बी और सी दोनों पॉसिबल है। ठीक है, हाँ। अब फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता, आप ऐसे गेस करना है कौन से रॉन्ग है बल्कि। क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मल पेरेंट को अफेक्टेड चिल्ड्रन बताया है। नॉर्मल पेरेंट्स अफेक्टेड चिल्ड्रन मतलब ये सिकल सेल एनीमिया का केस है। अब बच्चे कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं, देखिए मैं क्या बोला, नॉर्मल पेरेंट को अफेक्टेड चिल्ड्रन बोला मैं। ये वाला जो पेडिग्री है, इज दिस पेडिग्री पॉसिबल? अगर पॉसिबल है तो कहां पर पॉसिबल है ये? कहां पर पॉसिबल है? ये ऑटोसोमल रेसेसिव है ये, क्योंकि नॉर्मल पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे अफेक्टेड आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव पेडिग्री। अब जरूरी नहीं है एग्जाम में जो है यहां पर ऐसे ही बताए पेडिग्री, मैं चेंज कर देता हूं। अब ये कौन सा पेडिग्री हो गया? तब भी ऑटोसोमल रेसेसिव है। ये क्या है? ये नॉर्मल पेरेंट्स अभी भी अफेक्टेड चिल्ड्रन है ना। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, बस फर्स्ट जनरेशन देख के आंसर ले रहे हैं। अगर फर्स्ट जनरेशन में ही आंसर आ रहा है तो ये क्यों बताना हम सेकंड जनरेशन? इज देयर एनी पर्पस ऑफ सेकंड जनरेशन? कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन देख के ही आंसर ले रहे हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट जनरेशन में यहां देखूंगा तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ही बोलने वाला हूं मैं इसको, और आपको भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ही दिख रहा है ये। ठीक है, एक वन ऑफ द पेरेंट अफेक्टेड, 50% चिल्ड्रन अफेक्टेड। ओके, अगर आप सेकंड जनरेशन भी चेक करेंगे तो आंसर चेंज हो गया। ये दोनों पेरेंट नॉर्मल है, उनका बच्चा अफेक्टेड है, दैट मींस इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव पेडिग्री। बोलने का मतलब ये है पूरा कंप्लीट पेडिग्री चेक करना चाहिए, अगर हाफ चेक करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। देखिए ऑटोसोमल रेसेसिव का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी यही कॉन्सेप्ट पे था, ऑटोसोमल रेसेसिव। क्वेश्चन नंबर 5 का पेडिग्री भी ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव है वो। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा बताया है? डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन में बताया है, डबल बॉन्ड कंसनजीनियस मैरिज के लिए पूछा है। ओके, ये हो गए देखिए 6 क्वेश्चंस। अभी एक और पेडिग्री यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए इससे क्या मालूम हो रहा है आपको। हाँ, क्या वाई लिंक्ड? अच्छा, फोर्थ का मैं पेडिग्री यहां पे ड्रॉ करके बता रहा हूं, ठीक है। फोर्थ का पेडिग्री मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, कुछ ऐसा पेडिग्री है ये। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स का बोलने का मत है कि ये वाइलिंग पेडिग्री है, बोलना चाह रहे हैं कुछ स्टूडेंट। इज इट करेक्ट स्टूडेंट्स? क्या ये वाइलिंग हो सकता है? वाइलिंग होने के लिए हर जनरेशन में फादर टू सन रहना चाहिए। इट इज नॉट वाइलिंक्ड। सिर्फ मैं इतना ही देखूंगा तो कैसा चलेगा? ये क्यों दिया है फिर ऊपर? फादर टू सन हर जनरेशन में रहना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, ये देखो फादर टू सन आ गया, वाई लिंक लगा दो। व्हाट अबाउट दिस फर्स्ट जनरेशन? यहां पर भी आना चाहिए ना, इसको भी अफेक्ट आना, यहां पर भी मेल अफेक्ट आना, तब वाई लिंक होगा। ये नहीं हो सकता, वाई लिंक नहीं है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट और एक पेडिग्री है क्वेश्चन नंबर 7 में।
7 में देखिए मेल को अफेक्टेड बताया है, फीमेल को नॉर्मल बताया है। और फीमेल अफेक्टेड, सन नॉर्मल, सन अफेक्टेड। अब इसका आंसर सिर्फ एलिमिनेशन से कर सकते हैं, देयर इज नो अदर मेथड। इसका पहला ऑप्शन बताया है फीमेल हेट्रोजाइगस बोला है। क्या यहां पर फीमेल हेट्रोजाइगस है, या बी ऑप्शन नॉर्मल डॉटर, नॉट पॉसिबल for this character, करेक्ट कंक्लूजन निकालना है, समझ लो। करेक्ट, कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस बोल रहा है, कुड नॉट बी कलर ब्लाइंड, ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता है। और डी ऑप्शन बता रहा है द मेल इज होमोजाइगस डोमिनेंट, मेल होमोजाइगस डोमिनेंट है। और आपको करेक्ट मैच ढूंढना है, तो मुझे ये बताइए। अच्छा, ये क्या है क्वेश्चन? स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ ए सर्टेन फैमिली गिवन हियर एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन। करेक्ट कंक्लूजन, पेडिग्री के नीचे 4 कंक्लूजन है, उसमें से करेक्ट कंक्लूजन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस पेडिग्री, सेलेक्ट कीजिए। तो मैं सबसे लास्ट ऑप्शन से शुरू करता हूं। अगर मैं मेल को होमोजाइगस डोमिनेंट कंसीडर करूं, होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर मेल को मैं होमोजाइगस डोमिनेंट कंसीडर करूं और अगर इसको स्मॉल ए करूं, तो सारे चिल्ड्रन में डिसीज आना चाहिए, सारे चिल्ड्रन में डिसीज आना चाहिए। यहां पे एक नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अप्लाई करा मैं बस, अगर मैं मेल पेरेंट को होमोजाइगस डोमिनेंट बना रहा हूं तो सारे बच्चों में डिसीज आना चाहिए ना। अगर इसको कैपिटल ए लिख के इसको स्मॉल ए लिखूंगा, तो इसको भी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए, सबको डिसीज आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? समझ रहे हैं आप? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? दिस वन, दिस इज नॉट पॉसिबल, फोर्थ ऑप्शन, इसलिए ये चले गया। सी ऑप्शन में कुड नॉट बी कलर ब्लाइंड बोल रहा है, कुड नॉट बी कलर ब्लाइंड। हाँ, कुड नॉट बी कलर ब्लाइंड हो सकता है क्या? अगर एक फीमेल कलर ब्लाइंड बन रही है तो उसके फादर कंपलसरी कलर ब्लाइंड होना चाहिए, मदर एटलीस्ट कैरियर होना चाहिए। अब यहां पे कैरियर फीमेल तो नहीं बताया है, कैरियर फीमेल बताया है क्या? नहीं बताया, नॉर्मल फीमेल बताया। अब कैरियर्स को भी हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, कैरियर्स को भी नॉर्मल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर भी पूरे ऑप्शन पढ़ने वाला हूं, मुझे लग रहा है सी, ठीक है। करेक्ट मैच ढूंढना है मुझे। सन अफेक्टेड आ रहा है ना यहां पर, फादर से सन अफेक्टेड, अगर मदर कैरियर रहा तो हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन अगर ये कैरियर हो गया तो हो सकता है। अगर ये कैरियर बना दूंगा मैं, ये फीमेल को कैरियर बना दूंगा, तब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ना। लेकिन ऐसा हो रहा नहीं यहां पर। अभी मैं सोच रहा हूं सी ऑप्शन लेना या नहीं लेना, इससे बढ़िया कुछ ऑप्शन मिल गया तो देखेंगे। नॉर्मल डॉटर नॉट पॉसिबल फॉर दिस कैरेक्टर, नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? मैंने नॉट पॉसिबल बोल रहा, पॉसिबल है। अगर ये कैरियर बना दूंगा मैं ये फीमेल को, तो अगर ये फीमेल को मैं कैरियर कंसिडर करूंगा तो एक डॉटर नॉर्मल भी आ सकती है, एक डॉटर अफेक्टेड भी आ सकती है। और पहला ऑप्शन है फीमेल हेट्रोजाइगस। अगर इसको कैपिटल ए कंसिडर करके, इसको कैपिटल ए स्मॉल ए कंसिडर करो, फीमेल हेट्रोजाइगस,
ठीक है, तो क्या हो सकता है, कैपिटल ए अफेक्टेड, कैपिटल ए अफेक्टेड, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, वन ऑफ द पेरेंट इज कैरियर हेट्रोजाइगस, वन ऑफ द पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। कौन सा पेडिग्री है ये, एक्स लिंक रेसेसिव पेडिग्री हो सकता है क्या, देखो ये कलर ब्लाइंड मेल और ये फीमेल को मैं कैरियर बना दिया, हेट्रोजाइगस बना दिया, तो पॉसिबल है क्या, देखो एक कैरियर फीमेल आना, एक कलर ब्लाइंड आना, एक नॉर्मल सन आना चाहिए और एक अफेक्टेड सन आना चाहिए। फादर अफेक्टेड हैं, अगर यहां पे फादर अफेक्टेड हैं और मदर नॉर्मल हैं, पूरी तरीके से अगर नॉर्मल है, तब उनको नॉर्मल डॉटर हो सकती है। नॉर्मल इज कैरियर, नॉर्मल इज कैरियर ओनली, कैरियर को हम नॉर्मली बोलेंगे ना, तो यहां पे बेटर ऑप्शन ए है। ठीक है, ये ऑप्शन बेटर है, एलिमिनेशन से करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अगेन इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री और फिनाइल कीटोनूरिया बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए, मैच। हाँ, विच वन, 7th क्यों रॉन्ग है, डी ऑप्शन, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। आपको यहां पर जो है सिर्फ आपको प्रिडिक्शन देना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। बायोलॉजिकली इट इज पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल, फिनाइल कीटोनूरिया पॉसिबल है। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस यहां पे आपको कराना है, साइलेंट। एक क्वेश्चन कीजिए, इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड, इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस, लिख लीजिए क्वेश्चन, इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस हाउ many are recombinants, how many are recombinants, ऑप्शन भी देखो, 37.2% है, 62.8% है, 37.5% है और एक है 62.5। इन ए डायब्रिड क्रॉस हाउ मेनी आर रिकॉम्बिनेंट, परसेंटेज में बताना है, इसका मतलब परसेंटेज में बताना है। हाँ, तो हमें मालूम है कि 16 में 6 रिकॉम्बिनेंट होते हैं, 16 में 6 रिकॉम्बिनेंट होते हैं। अगर परसेंटेज निकालूंगा मैं 6/16 इंटू 100, तो ये हो जाता 37.5%। परसेंटेज में बताना था ये क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज 37.5%। ओके, रिकॉम्बिनेंट कितने आते हैं ये तो मालूम रहना चाहिए आपको।
रिकॉम्बिनेंट किसको बोलते हैं? नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। 16 में से 6 रिकॉम्बिनेंट होते हैं, 16 में से 6 रिकॉम्बिनेंट होते हैं, ये तो मालूम रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इन ए पॉलीजेनिक क्रॉस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, क्रॉस विथ अगेन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, द phenotypic ratio of offsprings is, क्या बताया है? 1:6:20:6:1. What is the value of x? What is the value of x? तो ऑप्शंस हैं 7, 9, 15, 25। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है? तो मुझे ये बताइए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, क्रॉस विद दिस सेम टाइप, तो कितने ऑफस्प्रिंग्स आएंगे पहले वो बता दीजिए मुझे। तो मैं बताया था आपको कितने गैमेट्स बनेंगे, उसका गैमेट स्क्वायर करना, ठीक है? तो इससे 8 गैमेट्स बनते हैं ना, इससे 8 गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट स्क्वायर करें, तो 8 स्क्वायर करें तो कितना हो गया? 64 हो गया, ठीक है? ऑफस्प्रिंग्स के लिए एज करते ना हम, 64 ऑफस्प्रिंग्स बने। अब ये 64 ऑफस्प्रिंग्स में यहां पर जो रेशियो दिया हुआ है 64 टोटल करे तो 64 होना, समझ नहीं आ रहा? 1 + 6 ऐसा करना है, 7 + 20, 27, 33, 34, मतलब यहां पे सिर्फ 34 का टोटल दिया हुआ है। अभी एक यहां पे x की जगह कोई ऐसा नंबर फिक्स करो जिससे टोटल करने पर 64 हो जाना। समझे मेरी बात? नहीं समझे? ये टोटल यहां पे 1 + 6 + 20 + 6 ये करे तो 34 आया ना, टोटल करे तो 64 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है? 15 नंबर मैं यहां पे रखूं, 2 बार 15 + 15 रखूं मैं, तब 64 हो जाता है। इधर 15 अगर रखूंगा मैं तब 64 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे 15, x वैल्यू इज 15। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम मूवमेंट, द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस, chromosome movement during meiosis was worked out in the year, कौन से ईयर में जो है ये क्रोमोसोम मूवमेंट को स्टडी की गई थी? व्हाट वाज द ईयर? in which year chromosome movement was detailed studied? 1902 में, 1902 में, ठीक है? करेक्ट आंसर इज 1902। नेक्स्ट, एक और बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 रेशियो, द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस explains which law, whether it is law of dominance or law of segregation? ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाता है। वो कैसे? 3:1 रेशियो में 3 जो है टॉल है, 1 जो है डॉर्फ है। 3 टॉल है, 1 डॉर्फ है, सो देयरफॉर इट इज सपोर्टिंग लॉ ऑफ
डोमिनेंस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिखा रहा है, ठीक है। इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट इज एक्सप्लेनिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेम ऐसे ही क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए और एक स्टेटमेंट, F1 hybrids in monohybrid cross are both tall, F1 hybrids लिख रहे हैं आप, F1 hybrid in monohybrid cross are both tall, but in F2 generation both tall and dwarf are recovered, this explains which law? ये कौन सा, फिर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, हाँ ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस ही है। 3:1 देखते ही मुझे लॉ ऑफ डोमिनेंस याद आया, क्योंकि डोमिनेंस का परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है, रेसेसिव का कम दिख रहा है, इसलिए मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला। क्या यहां पर भी लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हो रही है? F1 जनरेशन में दोनों भी टॉल थे, F2 जनरेशन में टॉल और डार्फ दोनों रिकवर हो गए, तो ये हुआ, बोलो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ ये, क्योंकि सेपरेशन हुए कैरेक्टर अलील्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया है ये। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया है। ओके, सेग्रीगेशन क्यों बोल रहा हूं मैं, जरा सोचो आप। पी जनरेशन में टॉल और डॉर्फ था पेरेंट जनरेशन में, F1 जनरेशन में सारे टॉल थे, है ना। लेकिन F2 जनरेशन में जब आते आते हम पहुंचे तो 3 टॉल 1 डॉर्फ आया था, तो 3 टॉल 1 डॉर्फ, दिस शोज डोमिनेंस, 3 टॉल 1 डॉर्फ। यहां पे मैं ये जो 5th स्टेटमेंट दे रहा हूं, यहां पे मैं कोई प्रोपोर्शन नहीं बता रहा हूं, इतने टॉल आ रहे हैं इतने डॉर्फ आ रहे हैं, मैं बस इतना बोल रहा हूं टॉल और डॉर्फ दोनों आ रहे हैं, इट इज सेग्रीगेशन। मतलब क्या था, ये 4th और 5th पॉइंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और बच्चे मिस्टेक करते हैं। जब भी परसेंटेज की बात करेंगे, ज्यादा परसेंटेज बड़ा भाई ले लेगा, कम परसेंटेज छोटा भाई ले लेगा, तो क्या बोलेंगे, डोमिनेंस बोलेंगे ये, ठीक है। सो दैट्स, और एक यहां पे क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में रहना चाहिए, हाँ रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ adenine and thymine in DNA is 45%. Amount of guanine will be, options are 22.5%, 27.5%, 45% या 55%। तो हम कैसे करना है, यहां पे A प्लस टी 45% दिया हुआ है, इसका मतलब G प्लस सी मिलाकर होगा 55%। G प्लस सी कितना, 55%। अब ये 55 का जो हाफ होगा 27.5, गवानाइन जाएंगे 27.5, साइटोसिन जाएंगे। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। समझ गए? ये टाइप के क्वेश्चंस रखिए आपके पास, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके ठीक है ना। चलो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करो। लिख लिया सब लोग?
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए सेगमेंट ऑफ 6 coils. In DNA segments of 6 coils, 22 base pair are linked by 2 hydrogen bonds. 2 hydrogen bond. How many cytosine would be present? How many cytosine would be present? Options given: 22, 38, 44, 76. चलिए एक ट्राई तो कर लियो ये क्वेश्चन। और कल का एक क्वेश्चन था डीएनए का, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी। व्हाट इज योर ओपिनियन? वन कॉइल, अच्छा एक हिंट दियो मैं। वन कॉइल या कॉइल बोलो या टर्न बोलो, हाँ ठीक है, कॉइल बोलो या टर्न बोलो, सेम। 6 टर्न बोलो या 6 कॉइल बोलो, ओके। एक हिंट तो दे दिया मैं। तो यहां पे देखिए, 1 कॉइल इज इक्वल टू 10 बेस पेयर, 6 कॉइल इज इक्वल टू 60 बेस पेयर। ये तो बात सही है। 1 टर्न इज इक्वल टू 10 बेस पेयर, पढ़ते हैं हम डीएनए के स्ट्रक्चर में। 1 टर्न इज इक्वल टू 10 बेस पेयर, पता है ना? हाँ, 6 कॉइल इज 60 बेस पेयर। इसमें से बताया गया है 22 बेस पेयर आर लिंक्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इसके अंदर के 22 बेस पेयर लिंक्ड बाय 2 हाइड्रोजन, मतलब एडेनाइन थाइमिन है वो, ठीक है, एडेनाइन थाइमिन है। तो ये माइनस कर दीजिए, कितना हो गया बच्चे? 38 बेस पेयर बचे, 38 बेस पेयर बचे। अब मुझे क्या मालूम करना है? साइटोसिन मालूम करना है। तो 38 बेस पेयर के बेसेस कितने होते हैं? 76 बेसेस होते हैं, 76 बेसेस। अब 76 बेसेस का हाफ कितना होगा? 38 गवानाइन, 38 साइटोसिन। करेक्ट आंसर 38। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो, चारगाफ रूल के मैं जितने प्रॉब्लम दे रहा हूं, बस उतने प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करो, उसी टाइप में से आते हैं। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी फास्फोडेस्टर बॉन्ड का पूछ सकता है, कैसे करना बताया मैं आपको। डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिया है, फास्फोडेस्टर बॉन्ड कैलकुलेट करना है तो कितने माइनस करना चाहिए? -2। 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या करना चाहिए? -1। फाइंड आउट द फास्फोडेस्टर बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बोल तो क्या करना? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1 करना चाहिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। डबल स्टैंडर्ड रहा तो -2 करना बोला था। और जितने न्यूक्लियोटाइड रहेंगे उतने शुगर रहेंगे, उतने बेस रहेंगे, उतने फास्फेट रहेंगे। नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शुगर। ठीक है, डीएनए में अगर 100 बेस हैं तो 100 शुगर है ना, और 100 फास्फेट है ना। जितने नाइट्रोजन बेस उतने शुगर, क्योंकि हर नाइट्रोजन बेस शुगर से अटैच रहता है, हर नाइट्रोजन बेस शुगर से अटैच रहता, फास्फेट से अटैच रहता, राइट। सो नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस, अगर आपको पता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस, अगर 100 नाइट्रोजन बेस है तो आप सीधे सीधे बोल देना 100 शुगर है।
और 100 फास्फेट भी है। तो हम कल एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें जो है बहुत सारे बच्चे डाउट पूछे मॉड्यूल में, पेज नंबर 114, पेज नंबर 114 पे क्वेश्चन नंबर 7 है। देर आर 20% एडेनाइन, या आप कल के नोट्स हैं तो चेक कर लीजिए मॉलिकुलर बेसिस की, मॉलिकुलर बेसिस के, ठीक है, वो क्वेश्चन निकालो सेम सब लोग। देर आर 20% एडेनाइन, 20% एडेनाइन है इन ए डीएनए ऑफ 6.8 नैनोमीटर, in a DNA of 6.8 नैनोमीटर। फाइंड टोटल पेंटो शुगर मालूम करना है आपको, नाइट्रोजन बेस पेयर मालूम करना है, बेस पेयर मालूम करना है, फास्फेट ग्रुप भी मालूम करना है, नंबर ऑफ फास्फेट ग्रुप, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मालूम करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मालूम करना है। तो पहले क्या करना चाहिए, हम 6.8 नैनोमीटर में कितने बेस पेयर रहेंगे पहले वो फाइंड आउट करना, दैट इज आवर फर्स्ट टारगेट। क्योंकि वी नो दैट 3.4 नैनोमीटर डीएनए कंटेन 10 बेस पेयर, हमें इतना मालूम है, ये स्टैंडर्ड था और इससे हम मालूम कर ले सकते हैं 6.8 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी बेस पेयर, 20 बेस पेयर हो जाते हैं, ठीक है, 20 बेस पेयर। 20 बेस पेयर मतलब कितने बेसेस, 40 बेसेस। कल थोड़ा सा गलती हो गई थी ये क्वेश्चन में, तो 40 बेसेस में से 20% एडेनाइन निकालना है आपको। 40 बेसेस में से 20% एडेनाइन निकालना, बेसेस निकाला ना मैं, तो बेसेस में से आप 20% एडेनाइन निकालिए, तो 40 इंटू 20/100 करे, कितना हो गया ये, 8 एडेनाइन हो गया। 8 अगर एडेनाइन हो जाएंगे तो 8 थायमिन भी होंगे, अगर 8 एडेनाइन होंगे तो 8 थायमिन भी होंगे, ठीक है, 8 एडेनाइन होंगे तो 8 थायमिन भी होंगे। और बचे कितने, 40 में से, अब 40 में से 16 चले गए, व्हाट इज 16, A प्लस T, तो बचा कितना, 24 बचेगा, G प्लस C, G प्लस C, तो G कितना आएगा यहां पे 12, C कितना आएगा 12, इक्वल इक्वल। तो मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड मालूम करना था, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे मालूम करूंगा मैं, 8 इंटू 2 16 फॉर A प्लस T के लिए कर रहा हूं मैं। अगर 8 एडेनाइन 8 थायमिन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, इंटू 2 करूंगा मैं, एडेनाइन थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और गवानाइन साइटोसिन कितने हैं, 12 इंटू 3 36, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखिए ये H बॉन्ड है, फिर आप समझेंगे 16 जो है मैं A प्लस T को लिख रहा हूं, या 36 G प्लस C के लिए लिख रहा हूं बोल के समझेंगे, या हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए लिख रहा हूं मैं। ये 8 किसके लिए लिखा मैं, एडेनाइन के लिए लिखा, ये 12 किसके लिए, गवानाइन के लिए लिखा मैं। तो ये टोटल करो कितना हो रहा, 52 हाइड्रोजन बॉन्ड आए थे, 52 हाइड्रोजन बॉन्ड। कल जो करे थे उसमें 56 आया था, रॉन्ग हो गया था वो, 52 हाइड्रोजन बॉन्ड आना चाहिए। ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जरा मुश्किल था, 52 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, एलिमिनेशन से हम कर सकते हैं, ऑप्शंस अगर देखें तो बहुत आसान था वो। तो आपको मैं बताया था जितने बेसेस रहेंगे उतने पेंटो शुगर रहना बोला था मैं, जितने बेस उतने पेंटो शुगर। कितने बेस हैं इधर, 40 बेस मतलब 40 पेंटो शुगर। नाइट्रोजन बेस पेयर कितने, बेस पेयर बताना है तो 20 बेस पेयर
और फास्फेट ग्रुप बताना है 40, हाइड्रोजन बॉन्ड 52। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। find out the number of nucleosomes. Find out the number of nucleosomes present in a human cell. ह्यूमन सेल के लिए न्यूक्लियोसोम मालूम करना है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं पहले हिंट दे देता हूं। वन न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर मतलब 200 बेस पेयर मिलाकर एक न्यूक्लियोसोम होने वाला है। ओके, 200 बेस पेयर पे एक न्यूक्लियोसोम होने वाला है। अभी हम न्यूक्लियोसोम मॉडल आफ्टरनून में पढ़ेंगे, लेकिन सॉल्व करने के लिए ये हिंट तो चाहिए आपको। वन न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू 200 बेस पेयर। ये डायरेक्ट हिंट दे रहा हूं, आफ्टरनून में डिटेल जाएंगे। सो वी नो दैट डिप्लॉयड सेल, ये डिप्लॉयड सेल के लिए है, हैप्लॉयड सेल के लिए है? आप बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं दिया, ह्यूमन सेल बोला है। तो ह्यूमन सेल बोल दो आप डिप्लॉयड कंसीडर करके सॉल्व करना, क्या हैप्लॉयड कंसीडर करके सॉल्व करना? डिप्लॉयड बोल के कंसीडर करना, बिकॉज जनरली हम ह्यूमन क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। गैमेट बोलते हैं, हैप्लॉयड बोलते हैं। ह्यूमंस आर डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड में क्या होता है बोलो? डिप्लॉयड सेल डीएनए कितना है? डिप्लॉयड सेल डीएनए 6.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई, अगर मैं न्यूक्लियोसोम मालूम करना है तो 200 डिवाइड बाई 200 कर दूंगा। ठीक है, करो इसको सिंप्लीफाई। 3.3 इंटू 10⁻⁷ आ गया। और अगर और सिंप्लीफाई करें तो 33 इंटू 10⁻⁶ आ गया। और सिंप्लीफाई करें तो 33 मिलियन आ गया है। आंसर इज 33 मिलियन न्यूक्लियोसोम्स। 33 मिलियन न्यूक्लियोसोम्स। मिलियन है। डिप्लॉयड सेल में डीएनए कितना होता है ये बोलो? 6.6 इंटू 10⁻⁹। तो मुझे न्यूक्लियोसोम मालूम करना है, तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? डिवाइड बाय 200 करूंगा। तो ये कितना आ गया? 33 मिलियन आ गया है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ए ह्यूमन सेल। फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए फाउंड इन ए ह्यूमन सेल। और ये क्वेश्चन 2020 में था भी, ये क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था डिप्लॉयड सेल में। अभी बताया मैं, लेंथ ऑफ डीएनए अगर कभी फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स। कभी भी अगर आपको पूछेगा लेंथ ऑफ डीएनए मालूम करने के लिए, तो आप क्या करना? लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर करना चाहिए। ठीक है, ये याद रखो आप। लेंथ ऑफ डीएनए कभी भी करना है तो ऐसे करना। तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है हमारे पास? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है, इंटू दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है जरा बोलो? हाँ,
दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस आता है 0.34 नैनोमीटर। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर को लिखता हूं मैं 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब यहां पे क्या आ गया, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए हो गया। देखिए एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर की बात हो रही है, टोटल बॉडी की बात हो रही है। इन वन सेल हाउ मच डीएनए, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए इन वन सेल। इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। 2.2 मीटर कितना होगा, 2.2 मीटर बोलते हो रफली, बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगा, ये बोर्ड से भी ज्यादा हो जाएगा ना 2.2 मीटर। तो इतना बड़ा डीएनए एक सेल के अंदर कैसे पैक होता होगा, दैट इज द न्यूक्लियोसोम मॉडल। वही तो पढ़ना है आफ्टरनून में, न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ना है। ठीक है, तो एक सेल में हमारे इतना डीएनए है, अगर सारा डीएनए निकाल देंगे तो कितने सेल होंगे। आप बोलेंगे सर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए इतने छोटे सेल में कैसा पैक होता होगा। सेल का साइज कितना है, किलोमीटर है क्या? सेल का साइज तो माइक्रोमीटर है, फिर उसके अंदर इतना मीटर वाला डीएनए, तो ये पैक होता है, पैकेजिंग, दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग। अगर आपके पास बहुत सारा लगेज है तो उसको अगर परफेक्टली पैकिंग करेंगे, इट विल टेक लेस स्पेस। इफ यू पैक your luggage properly, it will take less space. If you are not packing your luggage, then it will take more space, है ना, बहुत ज्यादा स्पेस लगेगी। ठीक है, तो ऐसे है ये कॉन्सेप्ट। अगर लगेज को प्रॉपरली पैक करेंगे तो एक स्मॉल बॉक्स में आ जाएगा सारा लगेज। अगर वो लगेज को प्रॉपरली पैक नहीं करेंगे तो पूरा एरोप्लेन भी कम पड़ने वाला है, हो सकता है ऐसा। पूरा अगर आप लगेज ऐसा डिस्पर्स कर देंगे तो इट विल टेक कंप्लीट एरिया, ऐसा है। तो देखिए अब ये क्वेश्चंस जो हैं कैसे करना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, बिकॉज टुमारो यू आर हैविंग एग्जाम कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ नो मंडे है ना आपका एग्जाम। ओके, सो एवरीबडी सी मंडे यू आर हैविंग एग्जाम, लॉन्ग टर्म रिपीटर्स बैच स्टूडेंट्स का एग्जाम मंडे होगा, मॉर्निंग 8 o'clock स्टार्ट हो जाएगा पेपर। तो ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। टुमारो इज कंप्लीट प्रिपरेशन डे, तो अच्छा टाइम है आपके पास। क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या नहीं करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या नहीं करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स को बोलना। सबसे पहले जो है क्या नहीं करने की बात करेंगे, तो ज्यादा जो है आप क्वेश्चंस के चक्कर में मत जाइए। बायो में मैं जितने क्लास में कराता हूं बस वो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर में जाएंगे तो बायो तो खराब होने वाला है, साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट पे उसका इफेक्ट आपको रिजल्ट आने के बाद जरूर दिखेगा। इतना पढ़ना मैं बायो, इतना एक्स्ट्रा पढ़ा, क्यों पढ़े एक्स्ट्रा, यहां पे छो गए फेल, क्यों एक्स्ट्रा पढ़े। ठीक है, जो जो जरूरी है सारी चीजें मैं दे देता हूं, इससे भी ज्यादा अगर करने जाएंगे तो रिसर्च हो जाएगा, वो नहीं करना इससे ज्यादा। अब बस इतना क्लास के नोट्स परफेक्ट है ना, एनसीईआरटी रहना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में परफेक्ट हो जाना, और एक बुक पढ़ना 10 बार पढ़ना, 10 बुक को एक एक बार नहीं पढ़ना, समझे, एक ही बुक पढ़ना 10 बार पढ़ना, परफेक्ट रिजल्ट आता। ठीक है, तो अब मैं कौन सी बुक की तरफ इशारा कर रहा हूं आपको मालूम हो गया शायद, एनसीईआरटी के बारे में बोल रहा हूं, तो ये की बुक 10 बार पढ़ना चाहिए। अब क्वेश्चंस के लिए जस्ट आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लीजिए प्रीवियस ईयर के। ओके, मैं लेवल 3 फिर भी बोला था, अगर आपको टाइम मिला तो लेवल 3 कीजिए, अगर नहीं मिला, केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं हुआ और लेवल 3 कर लेते बैठे हम बायो के, ये भी रिस्क है, समझ रहे हैं। लेवल 3 भी वो बच्चे करो जिनका हो गया है, सब्जेक्ट पढ़ना हो गया है, बायो का पढ़ना हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स का हो गया, लेवल 3 करना। तो ये क्या है, आप खुद डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है। सो एवरी टाइम यू शुड बी
हैविंग प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग जो है मुश्किल में रहते हैं हम। प्लानिंग के साथ पढ़ो, मुझे अब ये करना है, ये टॉपिक ये वीक में करना है, डेली का शेड्यूल कंप्लीट होना है, वर्कशीट कंप्लीट होना है डेली के, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में 2 डेज में, डे 33 डे 34 में आंसर की में प्रॉब्लम था, इसलिए मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। रिमेनिंग ऑल एवरीथिंग इज ओके। ओके, विल सी न्यूक्लियोसोम मॉडल आफ्टरनून। थैंक यू।